एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। 21 और 22 फैब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले तक के आपके सारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 20 तारीख तक के मैंने सारे करंट अफेयर्स आपको करवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसको सॉल्व करते हुए, जो कि आपके लास्ट डे के करंट अफेयर्स थे, उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। करंट को स्टैटिक से लिंक करके सारी चीजें बता दी है, इसलिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी इशू है लास्ट डे के करंट अफेयर्स देखेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी अभी किसको बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गणेश कुमार। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले राजीव कुमार, गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये इलेक्शन कमीशन में थे, है ना। उसमें राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और दो सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार, ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स थे। अब इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार को प्रमोट करके बना दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो राजीव कुमार जी थे वो रिटायर हो गए 18 तारीख को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। तो अब ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में क्या डिफरेंस है, इनकी पावर्स में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपके लास्ट डे वाले करंट अफेयर्स में, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। इतना आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा, है ना। एक और चीज बताई थी कि हमें इनका जो कार्यकाल होता है, इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है, वो 6 साल नहीं तो 65 साल तक रहता है ना। जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल तक वो सर्व कर ले, या 65 साल उनकी उम्र कंप्लीट हो जाए, तब तक वो सर्व कर सकते हैं ना। अभी जो 6 इयर्स है, ये टोटलिटी में है। दैट मीन्स कि गणेश कुमार ऑलरेडी 1 1.5 साल काम कर चुके हैं। अब जो बाकी का टर्म है 4.5 साल, ये इसी में आएगा, ठीक है। ये मत समझ लेना कि 6 साल वो रह सकते थे इलेक्शन कमिश्नर और 6 साल रहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के ये होना चाहिए 6 इयर्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। और एक और लास्ट बात थोड़ा सा ध्यान रख लो कि इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, किसके बिहाफ पे करेंगे, कौन इनको रिकमेंड करता है, तो सिलेक्ट कमेटी में कौन कौन होते हैं, सारी चीजें पता है आपको, ठीक है। अब इनका जो टेन्योर है, टेन्योर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है 2023 में जो एक्ट लाया गया, उसमें लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था कि एक्ट लाया गया, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई है टेन्योर से रिलेटेड, ठीक है। तो टेन्योर हो गया, सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई है? उस एक्ट में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। और एक इलेक्शन कमीशन को बनाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ये भी आपके 2023 वाले एक्ट में लिखा गया है, जिसे मैं ऑलरेडी कल के दिन बता चुका हूं। जाकर उसे देख लेना, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू वेदर एंड क्लाइमेट मिशन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मिशन मौसम की बात हो रही है ना। मिशन मौसम को किसने लॉन्च किया? मिशन मौसम को आईएमडी ने लॉन्च किया था। ये चीज आपको बता रखा है ना। आईएमडी के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि उसके 150 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसको सेटअप किया गया था 1875 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 150 साल उसका कंप्लीट हो चुका है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सेटअप कब करा गया था? 1950 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आईएमडी जो है डब्ल्यूएमओ का ही एक पार्ट मान लो, एक उसका पिलर मान लो। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है। आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में आती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, है ना। सेटअप करा गया था 1875 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और डब्ल्यूएमओ का ही पार्ट है। अब डब्ल्यूएमओ से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी क्या वर्ल्ड लेवल पे मेट्रोलॉजिकल के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें बात हो चुकी है ना। मिशन मौसम बता दिया है। इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई विधानसभा एप्लीकेशन, है ना। ई विधानसभा किसने लॉन्च किया? कौन सा स्टेट ने? तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड ने लॉन्च किया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ई विधानसभा की जगह ई कैबिनेट पूछ लिया जाएगा, ई कैबिनेट पूछ लिया जाएगा, तो क्या लगा के आओगे? तो आपको लगा के आना है आंध्र प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसके सीएम अभी कौन है? चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, है ना। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। इस तरीके से आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल।
जीसीसी के बारे में सारी चीजें करवा दी थी मैंने, जब कतर के अमीर आए हुए थे तब मैं उनके बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको जीसीसी के बारे में भी बताया था। ठीक है, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन है सारी चीजें बता चुका हूं। क्वेश्चन है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है जीसीसी का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ईरान पार्ट नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन पार्ट है इसके बारे में याद करवा चुका हूं मैं आपको मैप के माध्यम से। ठीक है, तो मैप देखेंगे तो सारी चीजें याद होगी, अगर 6 के 6 नाम याद रखेंगे तो याद नहीं होंगी, बट मैप में आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। कुवैत है ना, और कौन है? बहरीन है, बहरीन है, और कौन है? बहरीन के बाद कतर है ना, उसके बाद यूएई है, और उसके बाद ओमान है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको जीसीसी के बारे में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में सारी चीजें आप ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आपको रहना है, रखना है। इन सब के साथ ही हमारा ट्रेड डेफिसिट है, पूरे जीसीसी के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें एक कंट्री है बहरीन जिसके साथ सिर्फ हमारा ट्रेड सरप्लस है, नहीं तो सारी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जीसीसी एज अ ब्लॉक के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम लोग उनको कम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट वहां से सामान ज्यादा मंगवाते हैं और उनको कम सामान भेजते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये सारी चीजें आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज द सेकंड हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी इन द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट वैल्यू करेंसी कौन सी कंट्री की है? फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी आपके एग्जाम में, है ना, और भी पीसीएस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो सेकंड हाईएस्ट किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है कुवैत की तो फर्स्ट हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट है कुवैती दिनार, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सेकंड हाईएस्ट है बहरीन की, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है बहरीनियन दिनार। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है ओमानी रियाल, ओमानी ओमानी रियाल। और जॉर्डन ये है फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पे कुवैती दिनार, सेकंड पे बहरीनी दिनार, थर्ड पे ओमानी रियाल, और फोर्थ पे है जोर्डानियन दिनार, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कवर करना है ना। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, डॉलर जो है, जो डॉलर है वो यूरो से वो ऊपर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी यूरो से नीचे है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। डॉलर जो है वो यूरो से नीचे है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और यूरो से ऊपर क्या है? यूरो से ऊपर है पाउंड स्टर्लिंग, इसका यूके का। ठीक है, मतलब यूरोप की जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उससे ज्यादा वैल्यू है किसकी? यूके की, पाउंड की। और सबसे कम वैल्यू किसकी है? यूएस डॉलर की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सारी कंट्रीज में 10वें पोजीशन पे आती है यूएस डॉलर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चल रहा हूँ, सारी चीजें बता चुका हूँ कल के दिन, है ना। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स पे करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टॉपिक है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑन फैब 21 एट भारत मंडपम। ठीक है, तो भारत मंडपम में सोल लीडरशिप का फर्स्ट एडिशन बनाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर दशो तेसरिंग तोबगे भी शामिल थे, उन्होंने भी शिरकत की थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये सोल लीडरशिप क्या है? सोल लीडरशिप क्या है, ये इसको समझो। सोल है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, क्या नाम है इसका? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, अल्टीमेट लीडरशिप, इसका नाम याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बीपीएससी तो कई बार इतने इजी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। स्कूल की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। अब ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी अलग अलग टाइप के लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो किसी मतलब कोई बड़ी कंपनी का सीईओ, किसी भी हो, कोई फाउंडर हो, है ना, तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रीज के हों, किसी भी फील्ड के हों, उन सबको बुलाया जाता है और एक तरीके से वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि उनका उस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसे रहा है। और इससे जो भी न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो एक तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि उनको लाइफ में कैसे करना है। ठीक है, मतलब एक नए जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, न्यू जनरेशन को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीख लेंगे किससे? अपने पुराने जनरेशन से जो उस फील्ड में ऑलरेडी माहिर है। ठीक है, मतलब हर एक फील्ड के लीडर्स को बुलाया जाएगा। आपने जो स्टॉक्स सुना होगा, है ना, जो स्टॉक्स में आपने देखते होंगे कि जो टॉप के जो लोग हैं वो आते हैं वहां पे अपनी स्पीच देते हैं। तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे, हर एक फील्ड के लोग आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है और जो न्यू जनरेशन है उनसे कनेक्ट कर पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनको एक तरीके से प्रैक्टिकली वो सारी चीजों को समझ पाएगा कि एक्चुअली में जो वो सोच रहे हैं बनने के लिए वहां पे होता क्या है, ये सारी चीज आपको उनको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही है सोल लीडरशिप, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ
भारत मंडपम में ये 2 दिन का ये पूरा कॉन्फ्रेंस था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हर एक डोमेन से लोग आएंगे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, और एक तरीके से अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेन चीज यही होगी, मेन चीज आपको ध्यान रखना है, सोल का स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, है ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टू बिगिन टुमारो इन पुणे। ठीक है, तो एक दो दिन पहले का कटआउट है ये। तो 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग क्या है? 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग क्या है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 क्या है? इसके बारे में जानना जरूरी है ना। अब आपको पता होगा बहुत सारे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, जो कि इस बार हो रही है पुणे में। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज करा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये क्या है? यहाँ पे हम लोग जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत बात करते हैं, पर मेनली जियो इकोनॉमिक्स की बात होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड कि कैसे आगे का, कैसे सब कुछ रहने वाला है इकोनॉमिक वाले फील्ड में, इन सारी चीजों से रिलेटेड बात होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात होगी इस बार, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, इकोनॉमिक इंपेरेटिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी, इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका थीम क्या है? थीम याद रख लो, थीम इंपॉर्टेंट हो सकता है। थीम है इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये थीम है किस चीज का? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का, है ना। मैंने आपको बताया था एरो एक्सपो, है ना, एरो इंडिया, एरो इंडिया के बारे में बताया था, जो कि इस बार कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु कर्नाटका में हो रहा है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में हो रहा है। वो किस चीज के लिए, सारी सिग्निफिकेंस बता चुका हूँ, तो हर चीज को थोड़ा सा दिमाग में डालते हुए चलो कि अलग अलग टाइप के कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 दिन का डायलॉग के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, जो कि किस चीज से रिलेटेड है? ये है जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सर्वेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो सारे आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स वाले फील्ड में मतलब क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस चीज सप्लाई चेन को कैसे मजबूत किया जाए, है ना। सारी चीजों के ऊपर बातचीत होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, अकेडमिशियंस आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, और एक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, आगे का फ्यूचर तय करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम एमएलए नेम्ड एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर। तो आपको पता है कि दिल्ली में नई चीफ मिनिस्टर मिल चुकी है। बीजेपी की काफी बड़ी जीत हुई थी इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में, अराउंड 48 के आसपास सीट्स उन्होंने जीती है। ठीक है, तो इस बार रेखा गुप्ता को बनाया गया है, न्यू दिल्ली सीएम बन गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसी के साथ ये दिल्ली की चौथी वुमेन सीएम है, फोर्थ वुमेन सीएम है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्थ वुमेन सीएम है। सबसे पहली कौन थी? सुषमा स्वराज थी, आप सबको पता है ना। सेकंड नंबर पे कौन हो गई? शीला दीक्षित थी, और थर्ड नंबर पे आतिशी मारलेना, और फोर्थ नंबर मैंने आपको बता दिया रेखा गुप्ता जी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम एमएलए है, और इससे पहले भी 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हैं, बट हार जा रही थी। अभी ये म्यूनिसिपैलिटी में काम करती थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये एज अ काउंसलर थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। ठीक है, रेखा गुप्ता के बारे में, ये नई सीएम बन चुकी है न्यू दिल्ली की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है इंडिया अर्जेंटीना अग्री टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। ठीक है, तो लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के लिए इंडिया अर्जेंटीना ने एमओयू साइन किया है ना। अब अर्जेंटीना लगातार ही न्यूज में रहता है, मैंने आपको बता रखा है, अर्जेंटीना के बारे में आपको थोड़ा सा समझ के रखना होगा, है ना। अर्जेंटीना कहाँ पे है आपको पता है? साउथ अमेरिकन कंट्री है अर्जेंटीना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले जब हम जिक्र कर रहे थे, तो इनके मैं प्रेसिडेंट का नाम बता रहा था, जेवियर मिली का, जिन्होंने ये कहा है कि भाई हम लोग को डब्ल्यूएचओ को छोड़ना है ना। डब्ल्यूएचओ को ऑलरेडी कौन छोड़ चुका है? डब्ल्यूएचओ को ऑलरेडी यूएसए छोड़ चुका है, हालांकि पूरी तरीके से छोड़ने में उसे 1 साल लग जाएंगे, 1 साल का पूरा वक्त लग जाता है पूरा सब कुछ समेटने में। उसके साथ साथ उसके जस्ट बाद ही अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर मिली, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग भी डब्ल्यूएचओ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जो डिसीजंस होते हैं वो काफी ज्यादा बाइस्ड रहते हैं, चाइना के फेवर में रहते हैं, और वो अभी भी एक तरीके से उनके अंदर में अभी भी गुस्सा था कि जो कोविड-19 के टाइम में डब्ल्यूएचओ ने जो मिसमैनेजमेंट किया था उसकी वजह से उसका हवाला देकर अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, यही हवाला दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही चीज कर दिया कौन? जेवियर मिली ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस टाइम भी न्यूज में थे अर्जेंटीना, बता रखा है ना। इससे पहले भी 2024 में भी हम लोगों ने इनके साथ एमओयू साइन किया था। इंडिया की कंपनी
काबिल, काबिल के बारे में आप जानते होंगे। काबिल ने एमओयू साइन किया था किसके साथ? अर्जेंटीना की कंपनी केमैन के साथ, ठीक है। अभी काबिल क्या है? खनिज विदेश लिमिटेड, इसके बारे में आप जानते होंगे। खनिज विदेश लिमिटेड, इसके साथ हम इसने एमओयू साइन किया था अर्जेंटीना की एक वहां की गवर्नमेंट कंपनी के साथ, ताकि हम लोग मिल के एक्सप्लोरेशन करेंगे किस चीज का? लिथियम का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सारी चीज निकल के आ जाती है कहां पे? लिथियम पे, कि लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, लिथियम की बहुत ज्यादा मात्रा अर्जेंटीना में अवेलेबल है, और अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल में 3 कंट्रीज है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, जहां पे सबसे ज्यादा अर्जेंटीना के माइंस मिलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन माइंस को माइनिंग करने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चाहिए, तो इसी में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, ताकि हम लोग भी वहां पे माइनिंग करेंगे इसके साथ मिलकर, अर्जेंटीना के साथ मिलकर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे फायदा इंडिया को ये मिलेगा कि जो अर्जेंटीना के पास इतना ज्यादा सोर्स है किस चीज का? लिथियम का, वहां पे हम लोग उनके साथ मिलके वहां से प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो खनिज विदेश लिमिटेड और केमैन नाम की जो कंपनी थी, इन्होंने एक तरीके से एमओयू साइन किया था पिछली बार, और फिर से इस बार भी सेम चीज हुआ। इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एमओयू साइन कर रहे हैं लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग अर्जेंटीना में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वहां पे फिर लिथियम का एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करेंगे, वहां से अलग अलग साइट से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब लिथियम जो है, लिथियम ऐसा नहीं आपको कि कहीं पे ऐसे मिलेगा, मतलब नॉर्मली मिल जाएगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और इसको आपको अलग अलग इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक्स आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, वहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने में यही चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव भी बन जाता है लिथियम का एक्सप्लोरेशन करना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिथियम क्या है? लिथियम के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है ना, नॉन फेरस मेटल, और ये एक तरीके से इसको लाइटेस्ट मेटल भी मेटल भी कह सकते हो, बहुत कम डेंसिटी वाला मेटल भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आसानी से काटा छीटा जा सकता है, और पानी के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एक तरीके से काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पानी के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा तो ब्लास्ट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना लिथियम के बारे में, ये चीज आपने ध्यान रखनी है ना। अब लिथियम एक्सप्लोरेशन की बात होती है तो हम लोग को हमेशा लिथियम ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है, जिसके 3 पार्ट हैं। एक है अर्जेंटीना, सेकंड है बोलीविया, एंड थर्ड है चिली। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन तीनों का नाम आपको कैसे याद रखना है? नाम आपको याद रखना है ABC से, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनकी एक बार मैं इमेज बता देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा लिथियम ट्रायंगल किस टाइप का दिखता है। लिथियम ट्रायंगल किस टाइप का दिखता है आपको, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, एक सेकेंड। ये देखो, ये जो 3 कंट्रीज है, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, और अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा माइंस है किस चीज के? लिथियम के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिथियम के माइंस है, अराउंड 51% है, अराउंड 51% है। पूरे वर्ल्ड में जितना मिलता है उसका 51% अकेले इन 3 कंट्री में मिलकर मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लिथियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे चिली को डाल सकते हैं, थर्ड नंबर पे आप चाइना को डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा, है ना। अभी लास्ट के 2024 में आपने न्यूज सुना होगा, 2024 और 23 में, खासकर ये जो 2 ईयर थे, और 2022 को भी आप ले सकते हैं। इन लास्ट के 2-3 सालों में हम लोगों ने इंडिया में लिथियम को खोजने की काफी कोशिश की है, और कई जगह पे हमें लिथियम के साइट्स मिले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इंडिया में भी लगातार लिथियम के साइट्स मिलते जा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो किस चीज का है? वो लिथियम का ही है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिली थी माइन, राजस्थान में माइंस मिली है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है, झारखंड में मिली है, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मतलब इन सारी लोकेशन पे भी हाल फिलहाल में क्या मिला है? माइंस मिले हैं। ये चीज याद रखेंगे किस चीज के? लिथियम के, है ना। अब लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लिथियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज, ऐसा टॉयज जैसे भी बनाते हैं, तो उसमें भी बैटरी जैसा बनाते हैं, लिथियम बैटरी बनानी होती है आपको। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने वाली बैटरीज बनानी होती है, तो उसमें आपको लिथियम की जरूरत होती है ना। लिथियम आयन बैटरी आपने सुना होगा, तो लिथियम का ही बना होता है। तो लिथियम एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो, ठीक है। इवन आपका जो फोन का चार्जर, फोन का जो आपका बैटरी होता है, इन सारी चीजों में लिथियम का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, इसलिए लिथियम फ्यूचर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने
2070 का टारगेट रख रखा है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2070 तक का। और इसको पूरा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए लिथियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज आपको पता है ना। साथ में हम लोगों ने ये भी बोल रखा है कि 2030 तक हम लोग 2030 तक में हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 500 गीगावाट तक की एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। इस चीज को अचीव करने के लिए भी हमें लिथियम की जरूरत पड़ेगी, और लिथियम की जरूरत पड़ेगी दैट मींस कि हमारे पास लिथियम माइंस होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ माइंस ढूंढे हैं, बट अभी यहाँ से अभी प्रोडक्शन करने में करीब 10 साल के आसपास लग जाएंगे, इसलिए अभी हम लोग 100% जो लिथियम है इंपोर्ट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100% जो लिथियम है हम इसको इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं? ज्यादातर चाइना और हांगकांग से करते हैं, चाइना एंड हांगकांग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर चीज को आपको लिंक करते हुए चलना होगा। लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किसको? लिथियम को। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाइट गोल्ड इनमें से किस मेटल को कहा जाता है, तो अब ध्यान रखना लिथियम को कहा जाता है। ये एक नॉन फेरस मेटल है, लाइट वेट में है, काफी ज्यादा इसका लाइट वेट है, इसकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा कम होती है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है। ये सारी जो फीचर्स है लिथियम के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिथियम को बहुत जगह यूज किया जाता है, पर उसका मेनली यूज जब भी हम लोग सुनते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले चीजों में ही सुनते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली चीजों में ही इसका एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। जैसे कि आप फोन कुछ भी आप यूज करते हो, फोन भी यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका बैटरीज जो होती है वो भी आपकी लिथियम से ही बनी रहती है। जो बैटरीज होती है उसमें भी लिथियम का ही यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर लिथियम है, इसलिए लिथियम का प्रोडक्शन होना जरूरी है इंडिया के अंदर। और इंडिया अभी काफी सक्सेसफुली इसको मिलता भी जा रहा है, बहुत सारे लिथियम इंडिया के अंदर ही, है ना। अगर ऐसा होने लग गया, ऐसे रिजर्व्स मिलने लग गए, तो फिर हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा तो हमें किसी के अंडर, किसी कंट्री के अंडर रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिया इमर्जेस एज अ ग्लोबल लीडर इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये किसने कहा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है, ठीक है। अब ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं, एक बार हम लोग उनके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। और एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया का स्पेस सेक्टर लगातार ही बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे एडवांसमेंट करता जा रहा है, जैसे कि चंद्रयान 3 हम लोगों ने काफी सक्सेसफुली अचीव किया, है ना। अभी कौन से डे को अचीव हुआ था, उस डे को हम लोग अब क्या बोलते हैं, कौन से डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। गगनयान मिशन हम अब हम लोग लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 4 भी हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें जापान की भी भागीदारी रहने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड जापान। और इसका मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि चंद्रयान 4 मिशन के तहत हम लोग वहां की जो मिट्टी है, जो मून की जो मिट्टी है वहां पे, वहां का जो रॉक सैंपल है उसको भारत में लाने की कोशिश करेंगे, अर्थ पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चाइना ऑलरेडी अचीव कर चुका है अभी हाल फिलहाल में ही, और इससे रिलेटेड आपके यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इसके बारे में भी बात करी, है ना। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि 2028 में हम लोग इसको लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे, और जाके 2035 तक ये अच्छी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, है ना। हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट अभी नहीं है, आईएसएस को बनाने में हमारी कोई भी भागीदारी नहीं थी। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना खुद का एक स्पेस सेंटर बनाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जिसको हम लोग 2028 तक लॉन्च करेंगे, 2035 तक हमें इसे ऑपरेशनलाइज कर देना है, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी जो बड़ा चीज होता है उसको आप एकदम से लॉन्च नहीं कर सकते, उसको पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में लॉन्च करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में लॉन्च करना चाहते हैं तो ऊपर जाकर उसको डॉकिंग और अनडॉकिंग भी करना होगा, मतलब डॉकिंग मतलब उन दोनों को जोड़ना भी होगा, है ना। और इस चीज को जोड़ने के लिए अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया, जो कि जिसका महत्व है, स्पेडेक्स मिशन का महत्व है कि इससे हम लोग डॉकिंग अनडॉकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दो सैटेलाइट को अगर जोड़ना है तो उसे कैसे जोड़ा जाएगा, या उसको अलग करना है तो कैसे करा जाएगा, ये स्पेडेक्स मिशन के तहत ही होगा, है ना। इसमें स्पेडेक्स मिशन की भी उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारी फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है, 433 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिससे हमें $157 मिलियन की कमाई हुई, और 260 मिलियन यूरो की कमाई हुई 2014 से लेके 2023 तक में। ये बात कही है किसने? जितेंद्र सिंह ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में इन्होंने ये भी कहा
कि इंडिया बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमी सेक्टर्स में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी बायो इकोनॉमी सेक्टर क्या होता है, इसका मतलब समझो। बायो इकोनॉमी मतलब जब हम लोग कुछ बायो से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग एक तरीके से उसका इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमी कहेंगे। जैसे कि आपने ऐसे पेपर्स को बारे में देखा होगा, ऐसे प्लास्टिक के बारे में देखा होगा जो कि बायोडिग्रेड हो सकते हैं, है ना। तो उन सारे प्लास्टिक बनाने में जो एंजाइम से सबका यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग बायो इकोनॉमी के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा बायो इकोनॉमी सेक्टर में इसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बात कही कि बायो इकोनॉमी सेक्टर में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ हम लोग 10 बिलियन डॉलर्स की ये पूरा एक तरीके से इंडस्ट्री थी बायो इकोनॉमी की, जो कि अब बढ़ के 140 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और आगे जाके ये 250 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, ये पूरा बायो इकोनॉमी सेक्टर। तो इन सारी चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने एक और बात कही कि हम लोग एडवांस करें स्पेस बायोलॉजी में भी, जिसमें हम लोग रिसर्चिंग लाइफ सस्टेनेबिलिटी बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बाहर कैसे लाइफ को सस्टेन किया जाए, इसके ऊपर भी हम लोग आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना। और इस चीज से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको एक बात बता चुका हूं कि हमारी इसरो ने अभी हाल फिलहाल में ही लोबिया सीड्स को, लोबिया ब्लैक आइड सीड्स भी लिखा सकता है, लोबिया सीड्स को उगाने की कोशिश करी थी स्पेस में, और हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे हैं ना। इसे किसमें इसमें इसे कौन से सैटेलाइट में, कौन से लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C60 में ही किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और स्पेडेक्स भी इसी से हुआ था, इसी इसी स्पेस व्हीकल से हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों PSLV C60 से ही हुआ था, और PSLV C60 में ही हम लोगों ने क्या किया, लोबिया सीड्स को रखा और वहां पे अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, और हम लोग उसको बनाने में सक्सेसफुल भी रहे थे, ठीक है। मतलब सीड्स को स्पेस में उगाने में हम लोग सक्सेसफुल रहे इस PSLV C60 के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे यही फायदा होगा कि ऊपर भाई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, प्लस ऑक्सीजन भी बनाता रहेगा। जो भी आप वहां पे पेड़ उगाओगे तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन तो बनाएगा ही। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी को भी करके दिखाया किसने, इसरो ने। ये बात करी है जितेंद्र प्रताप सिंह ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। मेन वही है, चंद्रयान 4 मिशन किसके साथ करके करेंगे हम लोग, ये पता होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, 2028 में लॉन्च, 2035 में ऑपरेशनलाइज। उसके लिए स्पेडेक्स मिशन अभी लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को, है ना। वहां से फिर हम लोग किस पे गए, लोबिया सीड्स पे गए, जिसे हम लोगों ने स्पेस में उगाने की कोशिश करी। और मैंने क्या बताया आपको कि 433 के आसपास हम लोग फॉरेन के सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझ कर चलना होगा, है ना। इस तरीके से क्लियर हो गया, तो एक बार आप देख लेंगे, है ना। एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है NHAI रिफ्यूट्स क्लेम ऑफ फास्टैग रूल चेंजेस, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में एक तरीके से कंफ्यूजन सी फैल गई कि फास्टैग के जो रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो चुके हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की कंफ्यूजन सी फैल गई, है ना। अब इस चीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीज ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, और फास्टैग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा था कुछ दिन पहले भी, जब हम लोग हाईवेज की बात कर रहे थे, है ना, हाईवेज के बारे में बताया था, नेशनल हाईवेज में मैं आपको NH44 बता रहा था, NH44 जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करती है, और वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा लेंथ वाला नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, जो कि बिहार से होते हुए नहीं गुजरता, है ना। फिर मैंने आपके सामने बात करी थी NH27 के बारे में, NH27 जिसको हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है आसाम के सिलचर से, पोरबंदर को जोड़ता है आसाम के सिलचर से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ के चलना हुआ होगा, और वहीं से हम लोग टॉपिक उठाए थे किसके बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे 1995 में सेटअप किया गया था, और ये नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी चीजों को देखता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने ही एक स्कीम लॉन्च करी 2024 में। स्कीम क्या थी, वन व्हीकल वन फास्टैग, वन व्हीकल वन फास्टैग। ये स्कीम किसने लॉन्च करी गई है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लॉन्च किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के अंडर में आती है, जो कि किसके अंडर में है, जो कि नितिन गडकरी साहब के अंडर में है, और उन्होंने वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया। अब ये क्यों लॉन्च किया गया था, ये इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मल्टीपल फास्टैग का यूज करते थे एक ही गाड़ी में, ठीक है, अलग अलग टाइप के फास्टैग्स का यूज करने लग जाते थे। नहीं तो क्या करते थे कि एक ही फास्टैग को अलग अलग गाड़ियों में यूज करते थे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये स्कीम लेकर आई, ये कैंपेन लेके आई, वन व्हीकल वन फास्टैग, मतलब एक व्हीकल होगा उस पर एक ही फास्टैग होगा। अब उस फास्टैग को कहीं दूसरी गाड़ियों में यूज मत कर लेना, ठीक है, और ना ही बहुत सारे फास्टैग को एक गाड़ियों में यूज करना, ठीक है। मतलब एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग होना चाहिए,
ये स्कीम लाया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये फास्टैग क्या होता है? फास्टैग आपको पता है, जब भी आप किसी बड़े हाईवे से जाएंगे वहां पे टोल कटता था, तो टोल कटता था पहले मैनुअली, है ना। अब उसी को फास्टैग के माध्यम से कर दिया ताकि भीड़ ना लगे और जो टाइम है वो भी काफी ज्यादा कम हो, है ना। सिर्फ हम लोग ही नहीं जाते, इससे लोगों को तो प्रॉब्लम होती ही है। अगर जो गाड़ियां जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, तो फिर उनका जब टोल कटने लग जाता है तो वहां पे भी दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बढ़ सकता है, लॉजिस्टिक टाइम एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए फास्टैग जैसी सुविधा लाई गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फास्टैग जैसी सुविधा लाई गई थी, इसे आप अपने विंड स्क्रीन पे लगाते हैं, आपको पता है फास्टैग जो कोड होता है उसको आप विंड स्क्रीन पे लगाते हैं और वो अपने आप ही पैसे काट लेता है, उसको एक तरीके से डिटेक्ट करके टोल पे उस पे से पैसे काट लिए जाते हैं ना। अगर बाय चांस आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको ज्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे, ये भी चीज आपने पता ही है ना। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है फास्टैग, इसके बारे में जानना जरूरी है। फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फास्टैग जो है पैसे काट पाता है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर लिया जाता है और आपके पैसे आपके वॉलेट में से कट जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में देखने के लिए मिले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में साइंस एंड टेक फील्ड से आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में, आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन निकल के आए आरएफआईडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे आता है कि फास्टैग टेक्नोलॉजी जो है, फास्टैग जो है वो कौन से टेक्नोलॉजी पे निर्भर है ना। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के नाम दिए होंगे, है ना, और उसमें दिया होगा आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और चीज जान लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफ इंडिया के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, जो मैंने बताया आपको 1995 में इसे सेटअप किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के अंडर में, है ना। और इसके साथ ही जब मैं बता रहा था आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा आपको देख लेना है कि इसे 1960 में सेटअप किया गया था, 1960 में सेटअप किया गया था। और अभी देखो इसके कितने 65वां साल कंप्लीट हो रहा है ना, 65वां साल अभी इसका चल रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। 2024 में हम लोग इसका एक तरीके से 65th रेजिंग डे बना रहे थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। ये क्या करता है? ये हमारे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है ना। बहुत सारे टनल्स भी इसने बनाए हैं, जैसे कि सेला टनल के बारे में आपने सुना होगा। सेला टनल कहाँ पे है? सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हर टाइप की चीजों को थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कवर हो गया, है ना। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और बीआरओ भूटान में, बीआरओ बीआरओ भूटान में क्या बना रहा है? बीआरओ भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के साथ, प्रोजेक्ट दंतक के तहत, प्रोजेक्ट दंतक के तहत वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां बना रहा है? भूटान के अंदर बना रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, भूटान के अंदर प्रोजेक्ट दंतक चला रही है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा। सिलक्यारा टनल वाला आपने सुना होगा कि सिलक्यारा टनल वाला, जब हमारे 41 मजदूर जो है एक उत्तरकाशी के टनल में फंस गए थे, है ना, तो उस टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जिसको बुलाया गया था वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही जवान थे, है ना। तो उसमें आपने एक वीडियो देखी होगी, एक मेजर की काफी वीडियो वायरल हो रही थी कि उसको एक काम बोला गया, उसने वो काम कर दिया और उसके बाद उससे जो भी सवाल पूछते थे तो वो बोलता था भाई जो मेरे को काम मिला वो मैंने कर दिया, उसके बाद का चीज मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो काफी वायरल हुई थी वीडियो, काफी अच्छी वीडियो थी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सिलक्यारा टनल में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही जो जवान थे वो गए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको सिलक्यारा टनल में कि इनको कैसे बचाया गया मजदूरों को रेड होल माइनिंग से, जिसके बारे में हम लोग लास्ट के करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं। मतलब आपको सारी चीजों को ओवरऑल तरीके से एक तरीके से लिंक करके पढ़ना होगा, तो आपको सारी चीजें कवर होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स रिलीज फॉर रूरल लोकल बॉडीज ऑफ बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स रिलीज किए हैं रूरल लोकल बॉडीज ऑफ बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम, ठीक है। अब ये सारे जो ग्रांट्स दिए गए हैं ये सारे अनटाइड ग्रांट्स हैं, मतलब ये किसी के तहत ऐसे बंधे हुए नहीं है कि भाई आपको सैनिटेशन पे काम करना होगा, आपको इस चीज पे काम करना होगा, इससे बंधे हुए नहीं है। ये एक अनटाइड ग्रांट्स दिए गए हैं, किस किस को? बिहार को, हरियाणा को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बिहार को कितना मिला? बिहार को मिला 881 करोड़, 821 करोड़, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसी हरियाणा को भी मिला, हरियाणा को कितना मिला है? 202 करोड़ का पूरा ग्रांट मिला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। और फिर सिक्किम को भी मिला 6 करोड़ का पूरा ग्रांट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों को ग्रांट एलोकेट किया गया है किसकी तरफ से? 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 16th फाइनेंस कमीशन का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है, इसके बारे में एक बार हम लोगों ने बात करी थी 16th फाइनेंस कमीशन का, जिसके चेयरमैन कौन बने हैं? जिसके चेयरमैन बने हैं अरविंद पनागारिया, अरविंद पनागारिया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आए।
अरविंद पनागारिया को 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम बता दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, अरविंद पनागारिया, है ना। फाइनेंस कमीशन क्या होता है आपको पता है, ये टैक्स डिसोल्यूशन के लिए इसे बनाया जाता है, हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखेगा किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, है ना। प्रेसिडेंट इनको हर बार अपॉइंट करती है, एक चेयरमैन होते हैं प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। तो चेयरमैन है इस बार के अरविंद पनागारिया हैं, जो कि सीईओ भी रह चुके हैं पहले नीति आयोग के, है ना। तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना होगा। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग के, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। उस तरीके से आपको कवर करना होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में भी, है ना। यही है कि इनको अभी क्या बोलते हैं, कुछ ग्रांट्स दिए गए हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया, आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोवा शिपयार्ड शोकेसेस इंडिजीनियस नेवल वेसल्स एट नैवडेक्स 2025, ठीक है। तो ये नैवडेक्स 2025 क्या है, ये इन नेवल के फील्ड में, नेवी के फील्ड में आप समझ लो, मतलब, है ना, नेवल के फील्ड में ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक पूरी मीटिंग होती है, एक पूरा कॉन्फ्रेंस होता है नेवडेक्स 2025, ठीक है। जैसे कि एरो इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, एरो इंडिया 2025, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हो रहा है, तो वैसे ही नेवडेक्स 2025 हो रहा है अबू धाबी के अंदर, है ना। यहाँ पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को देखा जाता है नेवी के फील्ड में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से अलग अलग टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने भी दिखाया है, बहुत सारी कंट्री शोकेस करती हैं, उसमें से हम लोगों ने भी दिखाया है। इसमें से जो 2 चीजें दिखाई है वो दिखाई है फास्ट पेट्रोल वेसल्स एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये फास्ट पेट्रोल वेसल क्या है, ये आप इतना ध्यान रख लो कि ये किस चीज के लिए है। ये है भाई कि अगर आपको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करना है तो काफी स्पीड तरीके से आपको 35 नॉट की स्पीड से काफी स्पीडली आपको पहुंचा देगा, और आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस इसके अंदर से कर सकते हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल से कर सकते हैं। ये टोटल 50 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो वैसे ही है ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इसका भी मेन काम क्या है, इसका भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना है और दुश्मनों को एंगेज करना है ऑफशोर पेट्रोल वेसल से, ठीक है। ये दोनों ही पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, और ये किस चीज के लिए, नेवी के फील्ड में है, सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी बड़ी बड़ी शिप आती है तो उस पर लुटेरे भी कूद जाते हैं ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपने सोमालिया के बारे में सुना होगा, है ना। वहां से सोमालिया के लुटेरे आते हैं और एक तरीके से अटैक करके बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, और यही चीज हाउतीज की तरफ से भी करा जा रहा था। तो हम लोगों ने भी काफी ऑपरेशंस उनके खिलाफ लॉन्च किए थे, यूएस ने भी लॉन्च किए थे, यूरोप ने भी किए थे। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों से निपटने के लिए हम लोगों ने पेट्रोल वेसल्स भी बना रखे हैं, जो एक तरीके से हमारी सिक्योरिटी देखते हैं, पूरे पेट्रोलिंग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों टेक्नोलॉजी है, इसको हमने शोकेस किया नेवडेक्स 2025 में, जो कि कहाँ पे है, जो कि हो रहा है अबू धाबी के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो भी कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा आपको समझते हुए चलना होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको फिर अगले दिन सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको सॉल्व करते हुए, फिर आगे का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।